1857 की क्रांति को ना अक्सर लोग सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कहकर छोटा कर देते हैं। पर असल में ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये एक ऐसी आग थी जिसकी जड़ें समाज के हर कोने में दशकों से पनप रहे गुस्से में छिपी थीं। इसमें राजा भी थे, किसान भी थे और सिपाही भी। चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सोचिए 10 मई 1857 की वो शाम। मेरठ की छावनी में हवा में ना एक अजीब सा तनाव है, एक बेचैनी है। और फिर अचानक सिपाही अपनी बैरकों से निकलते हैं, वो सीधे जेल की तरफ बढ़ते हैं, अपने बंदी साथियों को आज़ाद कराते हैं और अंग्रेज अफसरों पर टूट पड़ते हैं। चारों तरफ आग की लपटें हैं और एक ही नारा गूंज रहा है, मारो फरंगी को। यहीं से बगावत का बिगुल बढ़ चुका था। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, अंग्रेजों को आए तो 100 साल हो गए थे, तो फिर आखिर 1857 में ही ऐसा क्या हुआ कि पूरे उत्तर भारत में बगावत की ज्वाला भड़क उठी? इसका जवाब किसी एक घटना में नहीं, बल्कि कई वजहों के एक साथ मिल जाने में छिपा है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहली और गहरी चोट लगी थी भारत के स्थानीय शासकों को, राजाओं और नवाबों को, जिनकी इज्जत, जिनका रुतबा, जिनकी शक्ति, सब कुछ धीरे धीरे उनसे छीना जा रहा था। देखिए, ये सब कुछ ना रातों रात नहीं हुआ। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बहुत सोची समझी चाल थी। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, स्थानीय शासकों को इतना कमजोर कर दो कि वो बस नाम के राजा रह जाएं और असली सत्ता कंपनी के हाथ में आ जाए। तो कंपनी ने किया क्या? उन्होंने शासकों को ना अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। हर दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट बिठा दिया जो राजा के हर फैसले में टांग अड़ाता था। राजाओं की अपनी फौजें खत्म कर दीं और तो और उनकी कमाई के जो जरिए थे, यानी उनके इलाके और टैक्स, वो भी एक एक करके हड़प लिए गए। और ये सिर्फ कागजी नीतियां नहीं थीं, इसका असर लोगों पर, उनकी जिंदगी पर सीधा पड़ रहा था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने गोद लिए बेटे के हक की गुहार लगाई, कंपनी ने साफ मना कर दिया। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने अपने पिता की पेंशन मांगी, उसे भी ठुकरा दिया गया। कंपनी को अपनी ताकत का इतना घमंड था कि उन्हें किसी की परवाह ही नहीं थी। लेकिन जो अवध के साथ हुआ वो शायद सबसे बड़ा झटका था। अंग्रेजों ने एक बहाना बनाया कि नवाब से शासन ठीक से नहीं चल रहा, यानी कुशासन हो रहा है, और बस इसी बहाने से उन्होंने पूरे अवध को अपने कब्जे में ले लिया। ये देखकर बाकी राजा नवाब भी डर गए कि आज अवध की बारी है, कल हमारी होगी। और फिर उन्होंने उस आखिरी प्रतीक पर चोट की जिसे पूरा हिंदुस्तान अपना मानता था, मुगल बादशाह। सिक्कों से बादशाह का नाम मिटा दिया गया। ऐलान कर दिया गया कि बहादुर शाह जफर के परिवार को लाल किला खाली करना पड़ेगा। और हद तो तब हो गई जब ये कहा गया कि बहादुर शाह जफर ही आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उनके बाद कोई बादशाह नहीं होगा। ये एक पूरे दौर को खत्म करने जैसा था। तो ये तो हुई राजाओं और नवाबों की बात। लेकिन कहानी का एक और, शायद इससे भी बड़ा पहलू था, और वो था आम लोगों का गुस्सा, जो गांव से लेकर फौज की बैरकों तक में सुलग रहा था। जरा गांव की हालत सोचकर देखिए। किसानों की तो जैसे कमर ही तोड़ दी गई थी। उन पर इतने भारी टैक्स लगाए गए कि चुकाना नामुमकिन था, और टैक्स वसूलने के तरीके वो तो और भी जालिमाना थे। नतीजा ये हुआ कि किसान कर्ज में डूबते गए और अपनी जमीनें साहूकारों को गंवाते गए। देहात में सिर्फ गरीबी और गुस्सा था। और ये जो गुस्सा गांव में था ना, वही गुस्सा धीरे धीरे कंपनी की अपनी फौज की बैरकों में भी सुलग रहा था। भारतीय सिपाही अपने कम वेतन और बुरे बर्ताव से तो नाखुश थे ही, पर कुछ नए नियम उनकी धार्मिक आस्था पर भी चोट कर रहे थे। जैसे कि उन्हें समुद्र पार करके दूसरे देशों में लड़ने के लिए भेजा जाने लगा, जो उस जमाने में धर्म के खिलाफ माना जाता था। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी कनेक्शन है जिसे समझना ज़रूरी है। फौज में जो सिपाही थे वो कोई और नहीं, उन्हीं गांव के किसान परिवारों के बेटे थे। तो जब गांव में उनके माँ बाप और भाई बहन तकलीफ में होते थे तो उसका दर्द बैरक में बैठे सिपाही को भी होता था। मतलब गांव का दर्द अब बैरक का दर्द बन चुका था। तो अब तक हमने राजनैतिक और आर्थिक वजहें देखीं, पर एक और चीज थी जो शायद इन सबसे ज्यादा खतरनाक थी, और वो थी लोगों की आस्था पर चोट। लोगों में ये डर बैठ गया था कि अंग्रेज उनका धर्म और उनकी परंपराएं सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं। अब देखिए, अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक सुधार भी किए, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाई, विधवा विवाह को मंजूरी दी। सुनने में तो ये बातें अच्छी लगती हैं, और थी भी, लेकिन उस दौर के बहुत से भारतीयों को लगा कि ये उनके धर्म, उनके रीति रिवाजों में सीधी दखलंदाजी है,
कि ये फिरंगी हमारी जीवन शैली को बदलना चाहते हैं। और फिर 1850 में एक ऐसा कानून आया जिसने लोगों के शक को यकीन में बदल दिया। इस कानून ने ईसाई धर्म अपनाना आसान कर दिया और जो कोई भी धर्म बदलता था उसे अपने पुरखों की जमीन जायदाद में हक भी मिलता था। अब तो लोगों को पक्का हो गया कि अंग्रेजों का असली मकसद सबको ईसाई बनाना ही है। उस जमाने में लोगों के मन में क्या चल रहा था, इसका एक छोटा सा उदाहरण हमें विष्णु भट्ट गोडसे की किताब माझा प्रवास में मिलता है। वो लिखते हैं कि कैसे ये अफवाह हर तरफ फैली हुई थी कि अंग्रेजों ने 84 नियमों की एक लिस्ट बनाई है जिससे सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये बताता है कि लोगों में डर और अविश्वास कितना गहरा था। और ये डर, ये अफवाहें, ये जंगल की आग की तरह फैल रही थीं। बाजारों में, छावनियों में, एक गांव से दूसरे गांव, हर तरफ बस यही बातें हो रही थीं। सिपाही जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो ये खबरें और अफवाहें भी उनके साथ सफर करती थीं। तो अब तस्वीर साफ हो रही है ना? राजा नवाब नाराज, किसान मजदूर परेशान, सिपाहियों का खून खोल रहा है और धर्म पर हमले का डर। मतलब बारूद का एक पूरा ढेर तैयार था, बस एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी आई एक नई बंदूक की शक्ल में, एनफील्ड राइफल। इस राइफल में ऐसा क्या था? कुछ नहीं, लेकिन इसके साथ जो अफवाह आई उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अफवाह ये थे कि इस राइफल के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है और कारतूस को बंदूक में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। ये एक ऐसी चोट थी जिसने दोनों समुदायों के सिपाहियों को भड़का दिया। और इसके बाद हालात बहुत तेजी से बिगड़े। एक के बाद एक घटना होती गई। अप्रैल में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों ने नए कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया तो उन्हें 10-10 साल की कैद की सजा सुना दी गई। और ठीक अगले ही दिन 10 मई को उनके बाकी साथियों ने बगावत कर दी। मंगल पांडे वो सिर्फ एक सिपाही नहीं रहे, वो इस बगावत के पहले शहीद बन गए, एक प्रतीक बन गए जिनकी शहादत ने हजारों और लोगों को लड़ने की हिम्मत दी। तो आखिर में हम इस कहानी से क्या समझते हैं? यही कि 1857 कोई एक घटना नहीं थी, ना ही ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा था। ये तो गुस्से की अलग अलग नदियां थीं। राजाओं की छिनी हुई सत्ता, किसानों की बर्बादी और सिपाहियों की टूटी हुई आस्था, ये सारी नदियां आकर एक ही सागर में मिल गईं और एक तूफान खड़ा हो गया। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि जब अलग अलग लोगों का, अलग अलग तबकों का गुस्सा एक ही दुश्मन के खिलाफ एक हो जाए तो क्या होता है। 1857 ने दुनिया को दिखाया कि इसका नतीजा एक ऐसी बगावत होती है जो एक पूरे साम्राज्य की बुनियाद हिलाकर रख सकती है।